आमगांव देवरी जो विधानसभा क्षेत्र है, ये आरक्षण अभी 15-20 वर्षों से हुआ है। उसके पहले जनरल था। सवाल है डेवलपमेंट का, तो पहले क्यों नहीं हुआ? अगर पहले डेवलपमेंट होता तो लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। वो मेरा कहना है कि संजय पुराम जी ने काम किए, इसलिए वो 65 से 80 गए ना। ये तो 65 से पीछे जा सकते थे। चुनाव आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, इतनी सी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। हम वोट किस लिए डाल रहे हैं? आज आप इस मतलब कोई भी जीतेगा, लेकिन जीतेगा पुराम ही। हाँ जीतेगा जीतेगा तो राजकुमार पुराम जीतेगा, हमारा ऐसा मानना है। अच्छा। परंतु ये एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा है, यहाँ पर महादेव राव शिवनकर को छोड़कर कोई भी आमदार दोबारा चुनकर नहीं आया है। साथियों, 20 नवंबर को एक चरण के अंदर ही पूरे महाराष्ट्र में मतदान होने वाले हैं और 3 दिन के बाद में 23 नवंबर को उसके परिणाम भी आ जाएंगे। हम अभी बैठे हुए हैं सालेकसा तहसील में, जो आमगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ पर हमने नागरिकों से विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया ली है। इसके बाद में हम थोड़ा आगे आए तो यहाँ पर कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्ति मिले जो राजनीति में विशेष दर्जा रखते हैं, साथ ही साथ इतनी जानकारी रखते हैं कि वे यह भी बता देंगे कि किसका पलड़ा भारी है और कौन यहाँ पर चुन के आ सकता है। लखन अग्रवाल, आमगांव खुर्द सालेकसा, जिला गोंदिया। इस बार जो वर्तमान आमदार है उनका टिकट काटा गया, उनको दूसरा मौका नहीं मिला। कांग्रेस ने, महाविकास आघाड़ी ने एक नए उम्मीदवार को मौका दिया है। जनता से हम प्रतिक्रिया ले रहे हैं। जनता का कहना यह है कि संजय पुराम भी आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ना रहते हुए भी 5 वर्ष जनता की सहायता करी, कई ऐसे क्षेत्र में उनकी मदद करी है। क्या लगता है आपको कि किसका पलड़ा भारी है इस क्षेत्र में? देखिए, ये आमगांव विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर हम 50 सालों से राजनीति करते हैं और आमदार और खासदार चुनकर देते हैं। परंतु ये एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा है, यहाँ पर महादेव राव शिवनकर को छोड़कर कोई भी आमदार दोबारा चुनकर नहीं आया है। यहाँ पर हमेशा एक ही बार चुन के आते हैं। जैसे संजय जी पुराम भी एक ही बार चुन के आए, दोबारा हार गए। अभी वर्तमान में आमगांव विधानसभा क्षेत्र के आमदार सहसराम कोरोटे हैं। अब पार्टी ने क्या करी क्या नहीं, ऊपर से उनकी टिकट काट दी गई है और बदलाव की बहार के मद्देनज़र राजकुमार पुराम इनको टिकट दे दी गई है। तो यहाँ का रिकॉर्ड है कि दोबारा आमदार चुनकर नहीं आता है। शायद पार्टी को ऐसा कुछ लगा होगा। तो यहाँ पर वर्तमान आमदार की टिकट काट के नए आमदार डिप्टी सीओ गोंदिया के थे, जो राजकुमार पुराम, जो शासकीय सेवा में कार्यरत 30-35 साल इस क्षेत्र में रहे। पार्टी ने उनको आमगांव विधानसभा क्षेत्र की टिकट दी है। अच्छा, आप सालेकसा के रहने वाले हैं ना? यहाँ की पब्लिक से मैं प्रतिक्रिया ले रहा हूँ, तो उनका कहना यह है कि 15-20 वर्षों से आप दूसरी तहसील को मौका दे रहे हो। वहाँ के जो उम्मीदवार रहते हैं, चाहे महाविकास आघाड़ी बोलो, अब महाविकास आघाड़ी और महायुति तो अभी बनी है, इससे पहले तो सब पार्टियाँ ही देती थी। तो उम्मीदवार जो है वो इस बार भी देवरी से ही है। दोनों जो बड़े बड़े गुट है उन्होंने देवरी से दिया है। क्या सालेकसा तहसील ऐसा कोई प्रभावी व्यक्ति नहीं चाहता था? बात ऐसी है कि चुनाव लड़ने के लिए बहुत सा जन तन और मन लगता है। उस प्रकार का कैंडिडेट शायद इस क्षेत्र में नहीं होगा। देवरी एक बहुत बड़ा एसडीओ कार्यालय और बहुत ज़्यादा आदिवासी आबादी वाला क्षेत्र है। इस पूरे आमगांव विधानसभा में 80,000 के करीब गोंड आदिवासी लोग रहते हैं। 40,000 के करीब हल्बा हल्बी समाज के लोग होते हैं। इसके पहले जो आमदार था कोरोटे साहब, वो 40,000 के हल्बा हल्बी का था। अभी जो टिकट दी गई है, शायद पार्टी ने अवलोकन किया होगा, सर्वे कराया होगा। 80 से 90,000 गोंड समाज की जाति के लोग यहाँ रहते हैं। पुराम यानी दैट इज़ अ डिफिनेशन ऑफ गोंड। तो लगता है पार्टी को लगा होगा कि आदिवासी और गोंड समाज के लोग ज़्यादा हैं, इसलिए शायद पार्टी ने उनकी टिकट चेंज करके गोंड समाज के पुराम व्यक्ति को, पुराम के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी ने भी संजय पुराम को टिकट दी है, वो भी गोंड समाज के हैं। इसीलिए लगता है पार्टी ने टक्कर देने के लिए गोंड के खिलाफ, गोंड को पुराम के खिलाफ पुराम को टिकट दिए। ये भी एक मिसाल हो सकती है। क्या लगता है आपको इस बार पब्लिक का रुझान किस तरफ है? कौन चुनकर आ सकता है? पब्लिक का रुझान
महाराष्ट्र में बदलाव की ओर है। आपने देखा है लोकसभा में मात्र महाराष्ट्र से एक धानोरकर जैसा खासदार चुन के गया था, ऐसे 30 खासदार यहाँ से इस बार चुन के गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार को हराने में महाराष्ट्र का योगदान ज़्यादा है। 30 सीटें यहाँ पे कांग्रेस की आई है। यदि 30 पिछले समय भी आई थी वैसी ही भाजपा के पास आती तो 272 होकर पूर्ण बहुमत मिला होता। ये महाराष्ट्र ही अड़ंगा बीजेपी की सरकार को आया है और इस विधानसभा में भी लोगों का मानस बदलाव की ओर है। आपने जो 1500 रुपये लाड़की बहन का दे रही है उससे ज़रूर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, परंतु वो भी पैसा हमारे पब्लिक का है। 18% जीएसटी लगाई है गवर्नमेंट ने, 18% का वसूल करके वो 1500 आप दे रहे हैं और 1500 में आपने इतनी महंगाई बढ़ाई है कि 1500 के बजाय 3000 रुपये उसके जा रहे हैं। आज आपने 30 रुपये किलो तेल पे, 20 रुपये किलो शक्कर पे, 3100 रुपये धान का करने वाले थे उसको भी आपने 2100 रुपये दिया है। बोनस वगैरह सब कम कर दिया है। एक हेक्टर पे दे रहे हैं, पहले 700 रुपया क्विंटल पे दिया था, अभी हेक्टर पे 25,000 दे रहे हो, यानी क्या 300-400 रुपये पड़ता है। इसलिए मेरे इस क्षेत्र का किसान बहुत दुखित और व्यथित है पार्टियों से। पूरे हिंदुस्तान में 1252 किस्म की पार्टियां हैं। यदि एक एक क्षेत्र में एक एक पार्टी, अलग अलग पार्टी के लोगों को आप चुन कर देंगे तो ही कैन नॉट बी पॉसिबल। इस देश में किसी का भी उत्थान हो सकता नहीं। इस देश में 2 ही बड़ी पार्टी है, 1252 पार्टियां, उनको जाने दीजिए। आज इस दल में, कल उस दल में। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये 2 ही पार्टी हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टियां हैं। इन 2 ही पार्टियों के लोग समस्त महाराष्ट्र में चुन के आएंगे और ये दल बदलू जो है, निर्दलीय है, कोई वंचित में गया, कोई इसमें गया, कोई उसमें गया, इनमें से ज़्यादा ये सब 1202 पार्टी छोड़ के 1158 के ज़्यादा से ज़्यादा 10 पार्टियों से ऊपर, 10 आमदार से ऊपर ये चुन के पूरे महाराष्ट्र में नहीं आ सकते। 288 में से 10 छोड़ दो, बाकी कांग्रेस और बीजेपी के आमदार चुन के आने वाले हैं और लोग भी अब सुशिक्षित हो गए हैं। जो आमदार के लिए हमारे इस क्षेत्र में पुराम खड़ा है वो एक सरकारी अफसर, डिप्टी सीओ था। इसके पहले जो आमदार खासदार चुन के गया है, समस्त महाराष्ट्र में इंग्लिश में संसद में शपथ देने वाला और समस्त इस गोंदिया जिले में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा डॉक्टर नामदेव राव किरसान है। ये सीओ डिप्टी से, ये भी एक पढ़े लिखे आमदार की टिकट के लिए खड़े हुए हैं। इसलिए अब पढ़े लिखों का और ग्रेजुएट लोगों का चुनाव शुरू हो गया है। पहले के 4th पास, 2री पास, 4th, 3री पास ऐसे लोग आमदार खासदार बनते थे, वो ज़माना अब चले गया। अब सुशिक्षित बेरोजगार जो है उसको नौकरी मिलती नहीं है, वो सिर्फ अब राजनीति करने का काम करेगा, क्योंकि नौकरी इस देश में बहुत मुश्किल है। वास्ते अब सुशिक्षित बेरोजगारों की राजनीति आ गई है। तो मेरा ऐसा कहना है, सुशिक्षित होना चाहिए। पढ़ा लिखा आमदार खासदार, ग्राम पंचायत का सदस्य भी आज ग्रेजुएट मिलेगा। जो पढ़ा लिखा रहेगा वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की नीति पे चलेगा और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी एक LLB पढ़े हुए ग्रेजुएट एक वकील थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको संसद में सबसे पहले संविधान लिखने के लिए आग्रह किया था। उस संसद में बहुत से पढ़े लिखे लोग थे, परंतु डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को ही उस संविधान लिखने के लिए क्यों बुलाया गया? हम बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। जब इस देश स्वतंत्र हुआ था तब इस भारत की आबादी 36 करोड़ थी, आज 136 करोड़ हो गई, तो भी बाबा साहब आम्बेडकर का 36 करोड़ का बनाया हुआ संविधान आज भी हिंदुस्तान के 136 करोड़ की पब्लिक में पर्याप्त है। साहब, अभी अग्रवाल जी से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा है कि मुख्यतः सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही दावेदार है। इनका कहने का यह है कि और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो विकास कर सकती है। इनकी बात से सहमत है आप? नहीं, देखिए कैसा हो रहा है, 90 के दशक के बाद में जो हमारे क्षेत्र में राजनीतिक करवट जो बदलाए गए हैं, उसमें तब की बात अलग थी। आज लोगों की मांग है, इस तालुका के उत्थान के लिए ऐसे बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत है। और मुझे लगता है हम सिर्फ पार्टीबाजी में राजनीति अगर खेलते रहेंगे तो जनता के साथ में सरासर अन्याय है। चाहे कोई भी पार्टी हो, कितनी भी बड़ी पार्टी हो, सवाल वाला नहीं है। सवाल ये है कि हम जिस जनप्रतिनिधि को चुनकर भेज रहे हैं, हमारी इस क्षेत्र की मांग को कितनी मजबूती से उस सदन में वो उठा रहा है और कितने ज़्यादा व्यापक संसाधन, रोजगार के साधन हो गए, ऐसे कितने खींच के ला रहे हैं। सिंचाई के संसाधन होना, किसानों के लिए और भी सुविधाएं होना,
ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये दलगत आज मेरे नज़र से ये दलगत विषय नहीं रह गया है। अगर हम उसको दलगत बनाते हैं तो इसको हम बहुत ही बड़ा एक अन्यायकारक इसको कारण मानेंगे, ऐसी मेरी राय है इसमें। नहीं, इन्होंने ये कहा है कि जो बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं सिर्फ वही एक पावर रखती है, उन्हीं का कैडर बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, यही विकास कर सकती है और कोई आया अपक्ष व्यक्ति विकास नहीं कर सकता है। क्या ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल क्यों नहीं कर सकता। वो व्यक्ति ही अपने आप में विशेष होता है जो इन बड़ी पार्टियों को, उम्मीदवारों को हराकर अपक्ष बनना मजाक बात नहीं है। खासकर विधानसभा में आप महाराष्ट्र का जहाँ का यानी जिस भी क्षेत्र का आप देखेंगे, ऐसे कई उदाहरण रहे। पिछले बार क्या हमारे गोंदिया में जो उम्मीदवार खड़े थे, कौन से थे? विनोद अग्रवाल। अब आप देखिए, आप मेरी बात से सहमत होंगे? बिल्कुल सहमत हूँ, वही दोनों कहूँगा। पार्टियां और एक राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराए, ये हमारे सामने 40 किलोमीटर दूर पर उदाहरण है। ऐसा महाराष्ट्र में बहुत पॉकेट्स ऐसे बने हुए हैं जहां पर अपक्ष लोग आज भी मजबूत है। और रही बात कि कोई प्रादेशिक पक्ष, आज आप झारखंड में देख लीजिए, हमारे बाजू में तेलंगाना है, वहाँ पर टीआरएस का पक्ष था, झारखंड में जेएमएम की है। इसके पहले पे उड़ीसा के अंदर में बीजू जनता दल सत्ताधारी पक्ष था। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, पूर्वोत्तर राज्य में, वहाँ पर अपने प्रादेशिक पक्षों की सरकारें हैं। तो आप इसे क्या मानेंगे? ये महत्वपूर्ण बात है। ये सिर्फ हमारे क्षेत्र में ऐसा लागू हो रहा है, ऐसा नहीं है। और इस चीज़ से जनता को भी उठना चाहिए और नेताओं ने भी उठना चाहिए कि मक्तेदारी नहीं है। अगर हम आज भी बोलते हैं कि विकास जिस स्पीड से होना चाहिए था इस तालुका का, आज भी आप जहाँ भी जाएंगे और जहाँ भी आप इंटरव्यू लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इस तालुका में वाकई में किस चीज़ की ज़रूरत है। आज आप देख लीजिए, मैं इसी कड़ी में कुछ मांगे आपके चैनल के माध्यम से मैं इन सभी नेताओं के सामने रखता हूँ। गोंदिया जिला है, गोंदिया जिले में 8 तालुका हैं। 8 तालुका में से 7 जगह पर कृषि उत्पन्न बाजार समिति है। इस तालुका में क्यों नहीं? क्या यहाँ किसान नहीं है? क्या मजदूर नहीं है? क्या आड़तिया नहीं है? क्या व्यापारी नहीं है? उसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है, इंटर स्टेट मार्ग होने के कारण यहाँ पर जो सुविधा होना चाहिए लोगों को वो सुविधा नहीं है। हमारे तालुका का पढ़ा लिखा जो बच्चा है उसे क्या पुणे जाना जरूरी है, हैदराबाद जाना जरूरी है, बेंगलोर जाना जरूरी है, मुंबई जाना जरूरी है? उस संसाधन की अगर यहाँ पर आवश्यकता रहती, ये करते, तो हमारे तालुका के युवा यहाँ पर रहते और जो माइग्रेशन जो है, ये माइग्रेशन हम अपने तालुका का रोक सकते थे। एक अटकलें और जनता में चलती रहती है कि क्योंकि इस सीट को आपने आरक्षित सीट बना दिया 20-25 वर्ष पहले, इस कारण जो भी व्यक्ति चुन के आ रहा है वो जमाती से आता है ना, इस कारण से एक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्या इस बात को आप सही मानते? नहीं, देखिए कैसा है, क्या परिसीमन होना चाहिए कि बदलाव होते रहना चाहिए हर 5 वर्ष में, 10 वर्ष में? अब एक संवैधानिक जो मूल्य का मापन हुआ उसके तहत कुछ क्षेत्रों को जो रिजर्व किया गया पूरे भारत के अंदर में, लोकसभा में भी और हमारे महाराष्ट्र में विधानसभा में भी, तो हमारा आमगांव मतदार संघ जब रिजर्व हुआ तो हो सकता है भले इसके पहले आमदार रहे होंगे, वो जितने मात्रा में लाना संसाधनों को लाए वो कम गिर गए, या फिर अभी जो है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में कम गिर रहे, ये मान्य करना पड़ेगा। ये दलगत वाली और विरोधाभास वाली बात नहीं है। जो हकीकत है मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ और ये हकीकत है। आप जहाँ जाएंगे आपको पता चलेगा। चुनाव आ रहे हैं, हम वोट डाल रहे हैं, इतनी सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। हम वोट किस लिए डाल रहे हैं? आज आप इस मार्ग से आए होंगे, आमगांव से सालेकसा का 16 किलोमीटर का रास्ता आप देख लीजिए, आपके सामने हालत है, आप उसका वीडियो बना सकते हैं। जी, स्थिति खराब है। हमने नागरिक होने के नाते सभी लोगों को निवेदन दिए, मजबूरी में हमें इस रोड के लिए गोंदिया विधानसभा के आमदार को निवेदन देना पड़ा। ये हमारा दुर्भाग्य है, जबकि हमने उनके पास जाना नहीं चाहिए। हमें लगा वो कार्यक्षम व्यक्ति है, अपने क्षेत्र को लबालब कर रहे, तो कुछ हमारे यहाँ पर भी हो जाएगा। अब हम अपनी छोटी आज हमारे तालुका में ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है। एक हम इंटरसिटी की मांग 2008 से प्रलंबित पड़ी हुई है। आप विचार कर सकते हो कि इस तालुका की यानी डेवलपमेंट की स्पीड क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। तो मेरा उससे बिल्कुल वो ये नहीं है कि जमाती से है। अगर वो व्यक्ति दलगत इससे ऊपर उठकर एक अपने अंदर का वो एक नेता जागृत कर दे कि अपने तालुका को और हमारी इस विधानसभा मतदार संघ को न्याय दिलाना है, तो फिर वो किसी भी जाति जमाती करे। ऐसा पर्टिकुलर ये नहीं है कि जमाती का है तो नहीं कर पाएगा करके, वो करना उनके अंदर एक मादा होना चाहिए जनता के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का।
तो कुल मिला के एक प्रभावी व्यक्ति चाहते हैं अपन कि वो जो अपने क्षेत्र की समस्या है, अपना पूर्वी विदर्भ में अपन आते हैं, सबसे पूर्वोत्तर का जिला है, पूर्वोत्तर की तहसील है, अपनी समस्याओं को प्रभावी तरीके से विधानसभा में रखे। अभी तक कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं रहा है अपने पास। सरपंच रहे और आपका जो एक एनालिसिस है वो कहता है कि राजकुमार पुरम आएंगे, ऐसा क्यों भाई साहब? वो पंचायत विभाग में डिप्टी सीओ थे। अच्छा। मैं उनके पास काम के लिए 2-3 बार गया, तो मेरी ग्राम पंचायत के कुछ काम उन्होंने किए। हाँ। तो वो ऐसा लगता है कि वो काम कर सकते हैं और एक पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, और लगभग हर क्षेत्र में जैसे वीडियो रहे, सीओ रहे, तो उनको इस चीज़ के बारे में अनुभव है। तो ये काम वो विकास के काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे ग्राम पंचायत में मैं अपनी समस्या लेके गया तो मेरे 3-4 समस्या लेके गया, तो वहाँ से 2-3 काम उन्होंने कर ही दिए। मैं जब उस समय गया तो उस समय कोई वो पार्टी के नहीं थे और ना हम उनको जानते थे कि कोई कांग्रेस में आने वाले हैं, और उन्हें कांग्रेस में आए, टिकट मांगे, उनको टिकट मिल गई, एक बात ये है। पर उनका काम करने का तरीका पसंद आया। अच्छा, मतलब एक तरीके से देखा जाए कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, शासकीय पद पे रहा है और आप परिचित हैं उनसे, तो एक तरीके से उनको जो ये जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिला है, आमदार बनने का मौका मिला है, तो आपके अनुसार वो एक अच्छे आमदार बन सकते हैं। बिल्कुल सही है ना? लेकिन देखा जाए तो सामने जो उम्मीदवार खड़ा है वो पहले आमदार रह चुके हैं और इस बार तीसरी बार उतरे मैदान में, तो वो भी राजनीति के बहुत बड़े योद्धा है भाई साहब। आपको लगता है कि वो जीत पाएंगे उनके सामने? लोगों ने उनको देखे है, उनका काम करने का तरीका देखे है, पर शासकीय सेवक के तौर पे देखा है ना? देखे है, उनको देखे है। अभी लोगों ने कैसा है, अब लोगों को चाहिए बदलाव भी। तो नया जो है, अब हम इनको देखे, मैंने अपने ग्राम पंचायत में देखा कि नहीं, इन्होंने इनके काम के लिए गए तो किए। अच्छा। वो पुराने रहे, लोगों ने उनके पास काम देखे, उनके पास बहुत हल्ला था, परेशान होकर लोगों ने उनको उस समय वोटिंग नहीं किए, दूसरे को किए, कोरोटे जी को। तो कहीं ना कहीं उनमें कमियां थी, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं या लोगों को काम नहीं कर पाए उन्होंने, इसलिए उनको लोगों ने नकार दिए। मेरा मानना है कि हर चीज़ में पंचायत विभाग से लेकर लगभग प्रशासनिक इसमें ये आगे है, इनको मालूम है क्या होता है। फंड लाने से लेके, यहाँ से लेके उनको मुंबई तक पूरी सब चीज़ का अनुभव है, कौन से इसका फंड कहाँ से आएगा, इन चीज़ के बारे में यहाँ जो भी उम्मीदवार है उनसे बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो उस क्षेत्र में काम कर चुके हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये उनसे बेहतर होंगे। नहीं, पर साहब राजनीति अलग चीज़ होती है और शासकीय नौकरी एक अलग चीज़ होती है। शासकीय चीज़ें क्या है कि कागज़ पत्रों पे चलती है और राजनीति माइंड से चलती है। क्या चला पाएंगे वो? नहीं, बिल्कुल सर चला पाएंगे। 5 साल पहले राजकुमार यानी पुराम साहब, संजय पुराम साहब, उसके पहले भी वो भी नए थे। हाँ। उन्होंने भी 5 साल के अनुभव में उन्होंने भी सीखे और चलाए, वैसे भी सीख लेंगे। अच्छा, मतलब कोई भी जीतेगा, लेकिन जीतेगा पुराम ही। हाँ, जीतेगा जीतेगा तो पुराम ही। राजकुमार पुराम जीतेगा, हमारा ऐसा मानना है। अच्छा। भाऊ, लोग कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति राजकुमार पुराम, उनको आना चाहिए। क्या लगता है आपको इस बार किसका दम है, आ सकते हैं राजकुमार पुराम जी? नहीं, उनको तो अभी अरे लगभग है नहीं, इस विधानसभा के अंदर में 400 गांव होंगे। उस गांव के अंदर तो बहुत से ऐसे गांव है जिन लोगों ने उनको पहचानते नहीं, देखे नहीं, क्योंकि राजनीति में वो कोई सक्रिय नहीं है। वो सर्विस करते थे, सर्विस करने के बाद रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद उन्होंने इच्छा जताई कि राजनीति में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ सिटिंग एमएलए हमारे कोरोटे जी थे, उनका पलड़ा तो पहले से भारी था ही। उनके आपसी विवाद के चक्कर में उनकी टिकट कटी। दूसरी बात की जैसा निष्क्रिय भी हो सकते हैं कि उन्होंने कुछ काम ना किया हो, तो इनको दिया गया है, लेकिन ये जनता तक पहुँचे भी नहीं हैं। ये सिर्फ व्यक्तिगत हर जगह जाना। ये जो हमारे संजय जी पुराम, इसके पहले भी आमदार रहे, सेकंड टर्म में, पहले टर्म में उनको 65,000 वोट मिले, सेकंड टर्म में उनको 80,000 वोट मिले। पहले राका और कांग्रेस अलग लड़ी, 19 में राका कांग्रेस मिल के लड़ी। कोरोटे जी को 88,000 वोट मिले, संजय पुराम जी को 65,000 से 80,000 वोट मिले। तो मेरा कहना है कि संजय पुराम जी ने काम किए, इसलिए उनको 65 से 80 गए ना, नहीं तो 65 से पीछे जा सकते थे वो। अब वो मिल के लड़ना और कुछ 2-4-5,000 वोटों का, यानी जो निर्दलीय खड़े हुए थे उन्होंने वोट ना लेना, या कुछ और छोटे मोटे कुछ कारणवश से उनको वोट ना मिल सके, 2-4-5,000 वहाँ तक नहीं पहुँच सके, तो वो उनकी हार हुई उसमें। लेकिन अभी मेरा ऐसा कहना है कि उन्हें 5 साल सरकार में, उनको 2.5 साल मिला,
और खुद आमदार न रहते हुए भी उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए कि इस बार उनका हारना मुश्किल है। अच्छा, कहने का मतलब तात्पर्य आपका यही है कि देखा जाए तो एक समीकरण ऐसा बन गया था पिछली बार में कि अपेक्षाकृत जो वोटिंग उनका परसेंटेज है वो तो बढ़ा, लेकिन फिर भी एक तरीके से दो जो उम्मीदवार थे, दो पार्टियां थी, उन्होंने आपसी मतलब वो करके और उनको हराया है ना। उस प्रकार से उनका कोरोटी जी जीते थे यहाँ पे। अच्छा जी, लोगों की समस्या ये भी है कि इतने वर्षों से कांग्रेस बीजेपी यही पार्टियां खेल रही है। जमाती की सीट है, ये रिज़र्व सीट है एसटी की, है ना। एक लोगों का कहना है कि परिसीमन होना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए यहाँ पे। इस पे क्या विचार है आपके? नहीं, चेंज होते रहना वो एक अलग बात है, लेकिन आदिवासी एरिया होने की वजह से हमको उनको भी अपने समाज के लिए, जैसे यहाँ कचारगढ़ है, कचारगढ़ देवी स्थान को संजय जी पुराम ने ही इतना उनको दर्जा दिया, उसके बाद में वहाँ फंडिंग भी बत करवाई कि आज इस एरिया में कचारगढ़ को, अरे पूरे एरिया के लोग तो आते ही हैं वहाँ, लेकिन अभी जहाँ डेवलप हुआ है वहाँ प्रतिदिन जाने का लोगों को ऐसे एंजॉय जैसा घूम फिर के आना, देवी के दर्शन करने जाना, ये चीज़ शुरू हो चुकी है वहाँ पे। नहीं साहब, लेकिन इस बार तो फिर भी लोगों की शिकायत रही थी कि वहाँ पे जो मेला रहता कचारगढ़ का, उसमें अभी भी अव्यवस्थाएं देखी गई थी। तो फिर भी आप बता रहे हैं कि उन्होंने नहीं, व्यवस्था होती है। अब दिन ब दिन इतनी लोक संख्या बढ़ती जा रही है कि प्रशासन भी करता है वहाँ पे अपना काम, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनसे भी हो ही जाता है। मतलब एक भीड़ का आकलन नहीं कर पाता है कि इतने आ पाएगी। एक जो रहता है कि हाँ यार इतने लोग आ सकते हैं, उससे डबल भीड़ आ जाती है ना। बात आरक्षित ये जो सीट हुई आमगांव देवरी जो विधानसभा क्षेत्र है, ये आरक्षण अभी 15-20 वर्षों से हुआ है। उसके पहले जनरल था। सवाल है डेवलपमेंट का, तो पहले क्यों नहीं हुआ? अगर पहले डेवलपमेंट होता तो लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ इस क्षेत्र का। पहले ही डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये एक बहाना है। आदिवासी आरक्षण हुआ तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जब डेवलपमेंट हुआ ही रहता तो लोग बोलते क्यों डेवलपमेंट नहीं हुआ? हर समाज को, हर वंचित वर्ग को एक प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए। ऐसा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान में ये किया, और वो मिल रहा है। अब मिल रहा है, आरक्षित सीट है। अब डेवलपमेंट नहीं हुआ बोलते लोग, तो होगा ना, डेवलपमेंट होगा। उतने सालों से आज़ादी के बाद, ये तो आज़ाद देश कब हुआ और ये आरक्षण 20 साल हुआ। आज़ादी के बाद 60-65 वर्षों में डेवलप नहीं हुआ इस विधानसभा क्षेत्र का, तो तुम 20 वर्षों में क्या आस रखोगे? और समय मिलना चाहिए वंचित समाज को, वंचित वर्ग को। ऐसा मेरा कहना है। लोगों में अटकलें यही चलती है कि हम जिसे उम्मीदवार के तौर पर चुन के भेज रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, और अभी तो महायुति और महाविकास आघाड़ी हो गई है, तो उस हिसाब से उम्मीदवार तय हो रहे हैं। तो वो हमारे क्षेत्र से इतना प्रभावी नहीं रहे हैं कि वो विधानसभा में यहाँ की लोकल समस्या रख पाए और यहाँ पर ऐसे कोई बड़े प्रकल्प लेके आ पाए। ये कारण आपको सही लग रहा है? नहीं, देखो, प्रकल्प को रास्ते पे लाने का काम भी माननीय माजी आमदार संजय जी पुराम ने किया। वो बेवटोला के बाद में ये कोटीटोला बांध यहाँ बांधने के बाद में जो ये बाकी क्षेत्र जो आदिवासी दुर्गम क्षेत्र है, वो बांध बनने से उस क्षेत्र का विकास होगा। अब सवाल है कि वहाँ मुद्दे नहीं उठाते। मुद्दे तो अब वो उम्मीदवार पे डिपेंड करता है। अब जनता को मालूम है कोरोटे साहब ने क्या किए, पुराम साहब ने क्या किए, जनता को मालूम है। उनके वर्क क्या हुए क्षेत्र के अंदर, इन दोनों क्या किए क्षेत्र के अंदर। पुराम साहब तो वो आमदार नहीं रहते हुए भी 5 साल वो सतत लोगों के संपर्क में रहे, काम भी लाया उन्होंने, काम भी किया। यहाँ उदाहरण के तौर पे यहाँ बस स्टॉप का काम एक कुछ 1.25 करोड़ का है ना, छोटो 3 करोड़ का। बस स्टॉप का मतलब यहाँ पे बस स्थानक बनेगा? हाँ, बस स्टॉप बनेगा। अच्छा, संजय पुराम जी ने लाया, आमदार न रहते हुए। हाँ, जो आमदार थे उन्होंने नहीं लाए, जो नहीं थे वो लाए। तो ये पब्लिक जानती नहीं चीज़ें। अच्छा, आपने जो बताया ना कि एक डैम उसका, हाँ,
तो उसका जो जब विकास होगा तो डैम से जो फ़ायदा है वो सिंचाई वगैरह ये सब किसानों को होगी। किसानों को फायदा लेकिन फिर भी देखा जाए तो एक जो रहती है कि हमारे युवा पढ़ाई करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, तो उनको एक रोज़गार चाहिए रहता है। अपने यहाँ से युवा दूर दूर जाता है, पास में हैदराबाद जा रहा है, नागपुर जा रहा है, पुणे जा रहा है, मुंबई जा रहा है, दिल्ली। तो एक तरीके से ये माइग्रेशन पलायन हो रहा है, बिल्कुल इस है विषय ना? में हमारा, हाँ, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई बड़ा प्रकल्प लाओ यहाँ पे हमारा, अगर जैसे पिछड़ा क्षेत्र है अपना, तो इस विषय में तो अभी तक किसी ने कुछ किया नहीं है, कोई प्रभावी नहीं रहा है। नहीं उतना एजुकेशन का क्षेत्र हो और रोजगार की बात हो युवाओं को, तो उसका तो हुआ नहीं है अपने विधानसभा में। उसके लिए प्रयास करना चाहिए हमारे प्रतिनिधि ने, रोजगार मिल सके युवाओं को। और शैक्षणिक जो व्यवस्था है बिल्कुल ख़राब है अपने यहाँ तो आमगांव विधानसभा क्षेत्र में, तो उसके पे भी जोर देना चाहिए। मैं इस आपके माध्यम से हमारे जो जनप्रतिनिधि है चुन के आएंगे उनसे वही अनुरोध करूँगा कि शिक्षा और रोजगार यहाँ उपलब्ध होना चाहिए। अच्छा तो साहब, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो महायुति सरकार कुछ महीनों पहले लाड़की बहना योजना ले आती है, और वो कब लाती है जब लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें अपेक्षाकृत जीत नहीं मिलती है। जो 48 सीट है अपनी लोकसभा की, उस पर एक तरीके से देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी महायुति को पटकनी दे देती है ना? तो उसके बाद में लाड़की बहना योजना आई, है ना? महायुति को ये भरोसा है कि लाड़की बहना योजना हमें जीत दिलाएगी, तो सिर्फ लाड़की बहना के भरोसे बैठे थे। नहीं, महायुति शासन के पहले, सरकार के पहले महाविकास आघाड़ी की सरकार थी जी। अब उनके काम लोगों ने देखे, अब मेरे को भी बताने की आवश्यकता नहीं, उनके काम देखे। और उसके पश्चात जो महायुति की सरकार बनी, अब उसके जो वर्क हुए, उन्होंने सिंचाई के बोलो या एजुकेशन में बोलो या बड़े उद्योग बोलो, मेट्रो जैसे हो गए, और एजुकेशन और रोजगार के भी बारे में, तो उन्होंने, उनका काम अच्छा रहा महायुति का। और अपन लाडली बहना की बात है, तो लाडली बहना का इसका क्या है कि हमारे जो इधर के स्थानिक जनप्रतिनिधि, हमारे विधायकों ने ये मांग रखा विधानसभा के अंदर कि हमारे जो बाजू के नज़दीकी राज्यों में, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ में ये जो योजनाएं चालू है, तो हम क्यों ना ये योजनाएं महाराष्ट्र के अंदर लाए। उसी के आधार पे गवर्नमेंट ने वो योजना यहाँ लागू की। नहीं, तो ये तो जितने आमदार जो आप बता रहे हो, ये आपके महायुति वालों ने मांग रखी होगी। महायुति वालों ने मांग रखा ना। विशेष जैसे देखा जाए तो लोकसभा चुनाव हुए थे, अपना जो क्षेत्र है चिमूर गढ़चिरौली के अंतर्गत आता है, अपनी तहसील भी आती है। अपने यहाँ से कांग्रेस के ही खासदार बने किरसान साहब। उधर गोंदिया भंडारा देखे तो प्रशांत बरडोले साहब, वो भी कांग्रेस के ही थे, है ना? एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस की लहर मान सकते हैं। कांग्रेस की लहर है ना, वो जनता का निर्णय था, जनता ने दिया, वो तो स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा, इसका असर दिखेगा विधानसभा में इस बार? नहीं, विधानसभा का समीकरण अलग बनेगा, लोकसभा का अलग रहता है, विधानसभा का अलग समीकरण बनेगा। और पुराम साहब ने यहाँ काम किया है, उसका फायदा मिलेगा उनको। कौन से पूरा? अरे भाई साहब, पुराम पूरा नाम बोला करो, बहुत कंफ्यूज है लोग। संजय जी पुराम, माजी आमदार संजय जी पुराम के जो यहाँ ने उनके वर्क, उनका मिलनसार व्यक्तित्व और क्षेत्र में पूरे लगातार 5 वर्ष दौरा संपर्क जनता से, उसका अवश्य लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा